सभी को नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। आपको बताया गया कि एक देश के निवासियों का बाकी जो पूरा विश्व है या अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतः जो एक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या कोई लेन देन होता है, उसकी प्रविष्टि हम जिस विवरण के अंदर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? भुगतान संतुलन विवरण कहा जाता है, या हम उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहते हैं। यानी एक तरह से ये किसी देश की अर्थव्यवस्था पर एक साल की जो उसका बाकी देश के साथ जो व्यवहार है उसको प्रस्तुत करता है। ये कोई दीर्घकालीन स्थिति नहीं देता, एक साल से संबंधित बाकी देश के साथ उसके क्या व्यवहार हो रहे हैं, कंप्लीट आर्थिक व्यवहारों का लेखा जोखा में प्रस्तुत करता है। हमने देखा कि ये जो संतुलन है वो पक्ष में हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है और इक्वल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे रिसिप्ट्स और हमारे पेमेंट्स उन दोनों की स्थिति किस प्रकार है। हमने देखा कि अगर आपकी जो रिसिप्ट्स हैं, यानी एक तरह से आपके जो निर्यात हैं जितने भी और आयात हैं, यानी जितनी रिसिप्ट्स हैं और उसकी तुलना में जो आपके पेमेंट्स हैं, अगर आपके रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं आपके पेमेंट से, तो जो बैलेंस होगा आपका वो कैसा होगा? फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। यहाँ आपको ये चीज़ बताई गई है कि बी एफ इज इक्वल टू आर में से अगर हम पी घटाते हैं उसकी वैल्यू अगर जीरो से ज़्यादा आती है, यानी कि आर, यहाँ पे आर फॉर स्टैंड इज रिसिप्ट्स एंड पी फॉर पेमेंट्स, बी एफ इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी रिसिप्ट्स की वैल्यू आपकी पेमेंट से ज़्यादा है, कितनी? जीरो से ज़्यादा। दोनों बराबर आ रहे हैं, इट मीन्स फेवरेबल नहीं है, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब आपका रिसिप्ट्स है वो पेमेंट से ज़्यादा होगा तो बैलेंस आपका कैसा होगा? फेवरेबल होगा। बी एफ इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, आर फॉर रिसिप्ट्स एंड पी फॉर पेमेंट। तो जब आपके रिसिप्ट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? आपका बैलेंस फेवरेबल। ये क्या करेगा? आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को बढ़ाएगा, क्योंकि आपके निर्यात क्या है? ज़्यादा है। तो फेवरेबल बैलेंस है वो क्या बेनिफिट हो? आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस कैपिटल और मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ कैपिटल पेमेंट्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी वस्तुओं का और सेवाओं का या पूंजीगत जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उसकी बजाय हम उसका जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे क्या है? कम है, हमारी प्राप्तियां क्या है? ज़्यादा। इसको सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फेवरेबल व्हेन द पेमेंट्स डेबिट ऑफ द कंट्री आर लेस देन द इट्स रिसिप्ट्स और क्रेडिट, यानी जो पेमेंट हम कर रहे हैं डेबिट साइड जो हम सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको बताया कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्रेडिट साइड हम क्या दिखाते हैं और डेबिट साइड हम क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। जितनी भी सारी प्राप्तियां हमारी होती है उसको हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं और जितने भी हमारे पेमेंट्स होते हैं उनको डेबिट दिखाते हैं। तो ये था आपका फेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस कैसे होगा? यानी जो आपके पेमेंट्स आर मोर देन द रिसिप्ट्स, यानी आर में से जब आप पी लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है? जीरो से कम आती है, यानी आपके पी क्या है? ज़्यादा, आर आपकी क्या है? कम। तो ये कहलाएगा बी यू, यानी बैलेंस अनफेवरेबल। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस या कैपिटल या आपकी जो प्राप्तियां जो आपकी हैं वो क्या है? आपकी पेमेंट की तुलना में कम है, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस या कैपिटल पेमेंट्स ये आपकी क्या है? ज़्यादा है। तो अभी ये स्थिति पैदा होती है। अब बात आती है कि ना ही आपके रिसिप्ट ज़्यादा ना आपके पेमेंट, दोनों चीज़ें आपकी क्या है? बराबर हैं। तो वो क्या कहलाएगा? आपका इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बी इज इक्वल टू, अगर आर में से हम पी लेस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो, यानी जितनी आपकी आर है उतनी ही आपकी पी है। तो आपका बैलेंस कैसा होगा? संतुलन के अंदर होगा, जो कि साधारण रूप से बहुत कम देशों के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। भारत के संबंध में बात की जाए तो ये हमेशा अनफेवरेबल देखने को, अधिकतम सालों में ये अनफेवरेबल देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि जब हम भुगतान शेष विवरण बना रहे हैं तो उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन किन चीज़ों को उसके अंदर शामिल किया जाता है। यानी भुगतान संतुलन का जो ढांचा होता है, हालांकि आईएमएफ द्वारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक मैनुअल प्रस्तुत किया जाता है, BPM6 बोला जाता है उसको, भारत में भी उसी का ही जो सिद्धांत है उसका एडॉप्शन किया गया। हालांकि कुछ देश इसके अंदर कुछ संशोधन भी कर लेते हैं। एक बड़ी बड़ी जो आउटलाइन होती है, जो खाका तैयार होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं? आपकी करंट अकाउंट, दूसरा आपका आता है कैपिटल अकाउंट, तीसरा आपका आता है
यूनिलैटरल पेमेंट्स अकाउंट और लास्ट वन इज ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। अब कुछ जो देश हैं वो इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट सेम तरीके से बनाते हैं। तीसरे में सिर्फ वो एक चीज लेके चलते हैं, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, अशुद्धियां या जो भूल हुई है उनका सुधार, ठीक है, और विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन। कुछ देश जो होते हैं वो करंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसी के साथ उसके अंत में एरर, ओमिशन और सेटलमेंट को डाल देते हैं। तो हम इन दोनों तरीकों से इसको बना सकते हैं, भुगतान से इसके ढांचे को। तो अब बात करते हैं इनके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में। करंट अकाउंट जो होता है आपका, करंट अकाउंट के अंदर आपके जो एक तरीका तो होता है कि आप करंट अकाउंट सीधा बनाते हैं, उसके अंदर आप दृश्य और अदृश्य दोनों जो आपके लेन देन है बाकी विषयों एक साथ उनको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन कुछ जो देश हैं इसका फॉलो करते हैं वो है करंट अकाउंट के अंदर आपका एक पहले बनेगा विजुअल अकाउंट, दृश्य अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाते हैं अदृश्य खाता या अनविजुअल अकाउंट। दृश्य के अंदर जितने भी आपके जो है उसमें एक बना दिया जाता है, चालू खाते के अंदर एक ट्रेड अकाउंट के नाम से इसको बना दिया जाता है और उसमें वस्तुओं के आयात और निर्यात को दिखाया जाता है। और अनविजुअल के अंदर वो क्या करते हैं कि जो अदृश्य मदें आपके होते हैं जिनका पोर्ट पे रिकॉर्ड नहीं होता है उनको जो है इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। और सीधा अगर कोई बनाता है तो वो चालू खाते के अंदर ही दोनों एंट्रियों को क्या करता है, दिखा देता है। और कुछ देश क्या करेंगे, दृश्य खाते के अंदर एक ट्रेड अकाउंट के नाम से विजुअल अकाउंट या इसको ट्रेड अकाउंट भी बोला जाता है, तो वो करंट अकाउंट का ही आपका पार्ट होता है। अब जो आपका दृश्य खाता होता है उसमें सारी वस्तुएं जो होती हैं उसको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट को क्या माना जाता है, एक तरह से ट्रेड अकाउंट के नाम से भी बोला जाता है, जो दृश्य वस्तुएं होती है उसका। इसमें ये किसको प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द रियल इनकम एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिगार्डिंग गुड्स इन शॉर्ट पीरियड। जो एक साल का पीरियड है उसके अंदर जो पोर्ट पे आपने वस्तुओं का जो लेन देन किया उसका एक रिकॉर्ड होता है। अब इसको कैसे करेंगे, तो एक्सपोर्ट में से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट लेस करेंगे। यदि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो वो क्या होगा, ट्रेड अकाउंट का या करंट अकाउंट का क्या होगा, सरप्लस होगा। और आपके एक्सपोर्ट कम है, आपके इंपोर्ट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। या जो ट्रेड अकाउंट है आपका दृश्य खाता है उसका क्या है, वो नेगेटिव बैलेंस है। अब बात आती है आपके कैपिटल अकाउंट की। तो दृश्य और अदृश्य वस्तुएं जो थी हमने किसके अंदर शामिल की, जिनका हम पोर्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो चालू खाते के अंदर और ट्रेड अकाउंट के अंदर हमने शामिल की। अब बात आती है पूंजी खाते की। पूंजी खाता जो होता है वो खाता होता है एक वित्तीय प्रवाह को प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत सोने से संबंधित, गोल्ड संबंधित जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत हस्तांतरण होते हैं, यानी कैपिटल ट्रांजेक्शन जितने भी हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, प्लस गोल्ड के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको किस में लिखेंगे, हम पूंजी खाते के अंदर लिखते हैं। इसमें संपत्तियों के अधिग्रहण कोई आप कर रहे हैं, कोषों का कोई हस्तांतरण कर रहे हैं या किसी को वो भुगतान कर रहे हैं, ऋणों से संबंधित कोई लेन देन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई चीज़ हो रही है, ये लेन देन चाहे प्राइवेट लोग कर रहे हैं चाहे सरकारी संस्थाएं कर रही हैं, सब किसके अंदर शामिल किया जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर शामिल किया जाएगा। पूंजी खाते में मेनली जो होता है वो विदेशी निवेश जैसे हो गया आपका, विदेशों से आप ऋण प्राप्त कर रहे हैं दे रहे हैं, या कोई बैंकिंग पूंजी वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, बैंकिंग कैपिटल वगैरह, विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो सकता है, पोर्टफोलियो निवेश हो सकता है, एफआईआई हो सकता है, यानी एफडीआई, एफआईआई, सब चीज़ें सारी किस में शामिल की जाती है, गैर दायित्व आदि किस में शामिल कर लेते हैं, हम पूंजी खाते के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो इसमें अब इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब ये आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकता है, यानी क्रेडिट बैलेंस अगर इसका है तो ये क्या करेगा, इनफ्लो फॉरेन कंट्री टू होम, और अगर डेबिट बैलेंस इसका है तो क्या दिखाएगा, आउटफ्लो को शो करेगा। अब इसमें आपको बताया कि इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, प्राइवेट कैपिटल, जैसे आपको लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट हो रही है, और शॉर्ट टर्म प्राइवेट कैपिटल भी इसके अंदर शामिल करते हैं जो लोग एक साल से कम की होती है। आपको बताया बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग लोन वगैरह जो आप ले रहे हैं या दे रहे हैं उसके अंदर शामिल किया जाता है। मोबिलिटी इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह जो आपकी होगी, लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स ऑथोराइज टू डील इन फॉरेन करेंसी, यानी हम विदेशों में भी हमारे बैंकों की क्या होती है, शाखाएं स्थापित होती है, उनका जो लेन देन इसके अंदर शामिल करते हैं। और ऑफिशियल कैपिटल आरबीआई होल्डिंग्स टू टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, आरबीआई को भी अधिकार होता है कि वो विदेशी जो करेंसी है उसको ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो वो उसके अंदर शामिल की जाती है। अब ये तो थे इसके दो मुख्य पार्ट। अब जो इसकी बाकी जो चीज़ शामिल की जाती है, यानी हमने कुछ यूनिलैटरल पेमेंट्स किए जाते हैं तो वो इस खातों के अंदर शामिल किए जाते हैं, और फिर सबसे अंत में एरर ऑफ ओमिशन आता है जिसका सेटलमेंट किया जाता है।
अब इसके अंदर आप क्या शामिल करोगे, डोनेशंस हैं, आपके गिफ्ट हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, या फिर जैसे गवर्नमेंट्स ग्रांट कोई दे रही है, प्राइवेट रेमिटेंस है, कोई बाहर से कोई प्रेषित धन आ रहा है, डिसास्टर रिलीफ या इमरजेंसी रिलीफ है, आप प्राप्त कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, फंड्स फ्रॉम फॉरेन ड्यूरिंग क्रिटिकल सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारे किसके अंदर शामिल किए जाते हैं, आपके यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट के अंदर शामिल किए जाते हैं। इनकी जो रिसिप्ट्स हैं वो क्रेडिट में और पेमेंट है वही सेम रूल रहेगा कि उसको आप किस में दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट या एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें सभी जो भूल सुधार जो आपकी होती हैं उनको शामिल किया जाता है। जितनी भी अशुद्धियाँ या इस टाइप की कोई चीज़ हमें देखने को मिल रही है तो हम उसको इसके अंदर शामिल करते हैं। द सरप्लस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड इन ORA इन इट कैन बी यूज्ड वेयर द ओकर्स फ्यूचर डेफिसिट, यानी उन दोनों खातों के अंदर जब हमने पूंजी खाता और व्यापार खाता बनाया उसकी अगर अधिकता है तो उसको ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। यानी आपको शुरू में बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, डबल एंट्री सिस्टम के कारण संतुलित रहता है। अगर हमारे पास एक्सेस है तो उसको आगे के फ्यूचर के लिए रखा जाएगा, रखेगा उसको संतुलित ही जाएगा, और अगर डेफिसिट है तो उसको गोल्ड या फिर हमारे जो रिजर्व्स हैं उसको बेच के उसको क्या कर लिया जाता है, पूरा कर लिया जाता रहेगा। वो कैसे हमेशा संतुलित ही रहता है। भुगतान संतुलन हमेशा रहेगा जो संतुलित ही रहेगा, उसको हम अलग अलग तरीके से उसमें बैलेंस नहीं शो होता है। अब बात करते हैं भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो भारत एक क्या विकसित देश है, इसको बड़े खर्चों की आवश्यकता है, पॉपुलेशन भी यहाँ ज़्यादा है, प्रोडक्शन यहाँ का थोड़ा कम है, तो जो इसकी सर्कमस्टेंसेज हैं उसके आधार पे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा डेफिसिट का ही देखने को मिला है। A country like India, which is the path of development, generally experience a deficit balance of payment situation. This because such a country requires import machine, क्योंकि हमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, उसके लिए हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी और कैपिटल इक्विपमेंट, बड़े निवेश और जो आपकी तकनीक है वो भी हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमें बड़े प्रोग्राम चलाने हैं, बड़ी इंडस्ट्री लगानी है या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने, चाहे वो नहरों पे हो, सड़कों पे हो या बिल्डिंग्स का हो, तो इन सब हॉस्पिटल का हो, इन सब के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे आयात क्या होते हैं निर्यात की तुलना में हमेशा ज़्यादा रहते हैं। रीज़न क्या क्या है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में है, तो उसका एक सीधा सा कारण समझ में आता है कि हमारे एक्सपोर्ट क्या है, कम है, और इम्पोर्ट हमारे ज़्यादा है। तो कौन से कारण हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पुअर परफॉर्मेंस देता है। तो पहला तो आता है कि हाई प्राइस, हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, जो हमारे रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेबर के रेट ज़्यादा है, ये सारे मिलके किसको लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, उस वस्तु के हाई मूल्य के लिए। और अगर रेट हाई रहेंगे उसके तो वो एक्सपोर्ट में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी जितना बाकी देशों की वस्तुएं करती है। दूसरा, हम क्वालिटी जो बनाते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार उस मानकों पे खरा नहीं उतर पाती है। नेगोशिएशन स्किल्स पूर हैं हमारे। प्रमोशन के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं या फिर हमारे देश के जो दूतावास के माध्यम से या जो संस्थाएं इसके लिए जवाबदेह होती हैं उनमें इतना प्रमोशन नहीं हो पाता है इनका कि वो बढ़ाए जा सकें। और फॉलोअप जो सेल्स है वो बहुत हमारी कमज़ोर है। हम वस्तुएं तो बना लेते हैं और पोर्ट तक पहुंचा भी देते हैं, लेकिन उसको बाद में भी आफ्टर सेल सर्विस और उनका जो फॉलोअप होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर को कमज़ोर बनाता है। इसके अलावा जो जनरल कोज हैं वो हैं गुड्स डोमेस्टिक मार्केट की, हमारे पास खुद का डोमेस्टिक मार्केट भी की कंजप्शन भी क्या हमारी है ज़्यादा है, तो उतना एक्सपोर्ट हम कर नहीं पाते हैं। और नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज जो है एक्सपोर्ट के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा कर दी गई। कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि एक आम व्यक्ति या छोटा व्यापारी एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाता है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो हैं, व्यापारिक जो बाधाएं हैं वो अभी तक विद्यमान है। जो कुछ देश हैं वो अन्य देशों पे अलग रूल लगाते हैं, कुछ देशों के लिए अलग रूल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक्सपोर्ट सेक्टर को कमज़ोर बनाती है। नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा, इसके लिए जवाबदेह है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी क्या करती हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको कमज़ोर बनाती है। और जब हमारा एक्सपोर्ट कमज़ोर होगा तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहीं ना कहीं घाटे के अंदर जाते हैं। क्योंकि जब हमारा आयात ट्रेड अकाउंट की बात हम करें तो हमारे निर्यात कम हो गई, वहाँ आयात ज़्यादा, तो यहाँ पे एक डेफिसिट आ गया। ये डेफिसिट कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट होता है उसके लिए भी क्या होता है, जवाबदेह होता है। और हमें फिर अंतोगत्वा या तो हमें स्वर्ण का निर्यात करना पड़ता है या हमारे जो रिजर्व्स होते हैं वो
हमें देने पड़ते हैं। अब एक बात आती है कि क्या भुगतान संतुलन प्लस में होना अच्छा है? तो हमेशा अगर भुगतान संतुलन पक्ष में रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, ट्रेड अकाउंट के कारण या करंट अकाउंट के कारण अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पक्ष में आ रहा है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, आप वस्तुओं का निर्यात करते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे देश के अंदर हम जब सेटलमेंट करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो है वो पूंजीगत जो खाते हैं उसके कारण हमारा सरप्लस होता है, जो कि एक स्वस्थ बढ़ती हुई आर्थिक प्रगति का सूचक नहीं होता है। तो जो हमारा बैलेंस होना चाहिए देखिए वाला, वो कैसा होना चाहिए, ट्रेड अकाउंट के कारण या करंट अकाउंट के कारण होना चाहिए। लेकिन ये हमेशा से नहीं कहा जा सकता। अगर ये चीज़ अंतोगत्वा ना ये एक्सेस में होनी चाहिए और ना ही डेफिसिट में, ना सरप्लस में ना डेफिसिट में, ये कैसा होना चाहिए, हमारा संतुलित होना चाहिए कि करंट अकाउंट या ट्रेड अकाउंट का जो डेफिसिट है वो जहाँ तक हो सरप्लस में रहे और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है वो संतुलन में रहना एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या माना जाता है, सही माना जाता है। अब जो भुगतान असंतुलन है आपका, जो आपको बताया अभी तक, तो उसमें जैसे सुधार हम क्या कर सकते हैं, तो आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया गया कि एक तो स्वायत्त समाधान उपाय होते हैं यानी ऑटोमेटिक करेक्शन, और एक कुछ कदम उठाए जाते हैं। कदम उठाने के अंदर हम मौद्रिक उपाय कर सकते हैं, हम व्यापारिक उपाय कर सकते हैं, हम राजकोषीय उपाय कर सकते हैं और अन्य उपाय कर सकते हैं। मौद्रिक उपाय में हम क्या करेंगे, मौद्रिक संकुचन या विस्तार, मनी का हमें जो देखना है वो अब कंडीशंस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन करके कर सकते हैं, विदेशी नियंत्रण का उन्मूलन कर सकते हैं, मुद्रा का उन्मूलन कर सकते हैं। व्यापारिक उपाय के अंदर हम क्या करेंगे, सीधा सा आपको पता है कि निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट कंट्रोल। राजकोषीय उपाय में हम क्या करेंगे, तो राजकोषीय घाटे में हम क्या करेंगे, कमी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटा और जो करंट अकाउंट का आपका डेफिसिट होता है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा विदेशी ऋण सहायता ऑप्शंस होता है, विदेशी विनियोग संबंधी प्रेरणाएं होती है, पर्यटन विकास आदि, ये सारी चीज़ें तो इसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदेह होती ही है। तो ये था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। थैंक यू।